नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। हरियाणा में आग किसने लगाई? हरियाणा में जो आग लगी उसका मास्टरमाइंड कौन निकला? आज इन सवालों की तहकीकात करेंगे। शोभा यात्रा पर चले पत्थर और नूह की हिंसा, क्या सब कुछ पहले से तय था? हरियाणा के नूह से वो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो सारा सच बताएंगी। आज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा। इसके अलावा गोरक्षक मोनू मानेसर और जो हरियाणा की हिंसा है उसका क्या कनेक्शन निकला? राजीव गांधी की वो मूर्ति जो कांग्रेस को पूरी तरह एक्सपोज कर देगी, आज उस मूर्ति की बात भी होगी। भारत से भिड़ने निकले चीन का हर सपना कैसे डूब गया? चीन की बर्बादी की वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि चीन में यह सब हो रहा है। और आखिर में 46,000 साल बाद वो कीड़ा जाग गया है जो इंसान को अमर बना देगा। और दुनिया की सबसे खतरनाक वॉक का डराने वाला वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। लोकसभा में आज दिल्ली से जुड़ा बिल पेश किया गया। बिल पर लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान के मुताबिक ही बिल लाया जा रहा है। अमित शाह बोले कि इस बिल का विरोध राजनीतिक है भाई। बिल के प्रावधान के मुताबिक अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अंतिम फैसला अब एलजी के पास होगा। मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर पुलिस जांच करने में सक्षम नहीं है और राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची। सुप्रीम कोर्ट ने समन जारी करते हुए मणिपुर के डीजीपी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पुणे में तिलक स्मारक ट्रस्ट की तरफ से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के मना करने के बावजूद शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने पीएम के साथ मंच भी साझा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी पूछा। राजस्थान में बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की। सचिवालय का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की। बीजेपी ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, दलित उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को जांच एजेंसियां अजरबैजान से भारत ले आई। सचिन बिश्नोई को भारत लाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम अजरबैजान पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन को गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में पूरा किया गया। आरोप है कि सचिन बिश्नोई ने मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग की थी और फिर हत्याकांड से कुछ दिन पहले फर्जी पासपोर्ट की मदद से देश छोड़कर भाग गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताता हूं कि हरियाणा में जो आग लगी, जिसकी चर्चा देश भर में है कि शोभा यात्रा पर पत्थर चले, हिंसा हुई, ये सब किसने किया? मास्टरमाइंड कौन था? शोभा यात्रा पर चले पत्थर, नूह की हिंसा, क्या सब कुछ तय था, प्लान्ड था? हरियाणा के नूह से वो ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊंगा जो सारा सच बताएंगे। और गोरक्षक मोनू मानेसर और हरियाणा की हिंसा का क्या कनेक्शन निकला? सबसे पहले इसका चर्चा। जब पूरी दुनिया में भारत की बात हो रही है, भाई दुनिया बोल रही है ना कि भारत ब्राइट स्पॉट है, जब पीएम मोदी भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बातें कर रहे हैं, ऐसे में वो लोग कौन हैं जो भारत की उड़ान को रोकना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं? वो लोग कौन हैं जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं? वो लोग कौन हैं जिनके लिए दंगे और हिंसा नया मॉडल बन गया है और इस मॉडल का एक्सपेरिमेंट जगह जगह हो रहा है और इसका नया टारगेट हरियाणा बना। 2 दिन से हरियाणा के कई हिस्सों में बहुत तनाव है। सोमवार को हरियाणा के नूह में जो हिंसा भड़की थी, वो हिंसा सिर्फ नूह तक सीमित नहीं रही। आसपास के कई इलाकों में हिंसा फैलती चली गई और आप तस्वीरें देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त हरियाणा के अंदर। हरियाणा में 3-4 जगहों पर दूसरे दिन भी बवाल हुआ, आगजनी हुई,
तोड़फोड़ हुई, जैसे आज पलवल में कुछ झुग्गियों में आग लगाने की खबर है। कुछ ट्रक्स में आग लगा दी गई और आग लगाने से पहले ट्रकों में भरे सामान को लूटने की भी कोशिश की। हरियाणा की स्थिति इस वक्त यह बनी हुई है कि नूह, गुरुग्राम जिसको गुड़गांव लोग कहते हैं, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई। अब तक की हिंसा में 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जिनकी मौत हो गई। अब तक 44 एफआईआर दर्ज हुई है, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नूह और फरीदाबाद में बुधवार तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में आज स्कूल समेत शिक्षण संस्थाओं को बंद किया गया। माहौल है कि बच्चा स्कूल जाएगा, सब बंद कर दिया गया। नूह में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां भी तैनात की हैं। देखिए, इन सब में जितने नाम आप सुन रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव या गुरुग्राम कह लीजिए, इन सब में नूह वो जगह है जहां से ये हिंसा भड़की थी। नूह में क्या हुआ इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जहां जली हुई गाड़ियां एक के ऊपर एक पड़ी हुई दिखेंगी। जरा तस्वीर दिखाइए, वो ये तस्वीरें देखिए आप। पलवल और होडल में जो आगजनी हुई उसकी तस्वीर तो देख ही रहे, लेकिन कैसे नूह में जो हिंसा हुई, जरा उसकी तस्वीर डालिए कि गाड़ी के ऊपर एक एक गाड़ी जली हुई रखी हुई। ये तस्वीरें नूह हरियाणा की हैं 31 जुलाई की, और पुलिस की गाड़ी भी जला दी गई। पहले आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताऊंगा कि इस पूरे मामले में क्या सच सामने आ रहा है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की गवाही मेरे पीछे की ये तस्वीरें दे रही हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस तक की गाड़ी को नहीं छोड़ा। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बाकायदा एसएचओ की जो गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई, उसे आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ आप जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये तमाम वो गाड़ियाँ हैं जो हिंसा की शिकार हुई, जिन्हें उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। गाड़ियाँ आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उपद्रवी कितने हिंसक थे। उन्होंने पूरी तरीके से गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। न सिर्फ ये गाड़ियाँ, बल्कि आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम। ये बस आप देख सकते हैं, बस को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। यह हिंसा क्यों भड़की? कौन जिम्मेदार है? क्या हिंसा की प्लानिंग की गई थी? यही वो सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है इस वक्त, और इन सब के बारे में आपको एक एक करके आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बड़ी बात यह समझ लीजिए कि यह सब उस गुरुग्राम के आसपास के इलाके में हुआ। जो गुरुग्राम या गुड़गांव दुनिया में भारत की एक बड़ी पहचान है। भाई, गुरुग्राम को हर कोई जानता है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से 250 से ज्यादा कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में, बड़ी टेक कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में, जैसे गूगल, डेलॉयट, नोकिया, सैमसंग, सबकी ऑफिसेज है वहां पर। कोका कोला, पेप्सी, बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियों का इंडिया हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में। प्रति व्यक्ति कमाई के मामले में गुरुग्राम देश के टॉप 3 शहरों में से एक है। गुरुग्राम उत्तर भारत का सबसे महंगा शहर भी है, और यहां एक फ्लैट की कीमत दिल्ली, नोएडा से ज्यादा है। और अब आप सोचिए कि इस गुरुग्राम में आज स्कूल और कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद करने पड़े हैं। धारा 144 लगानी पड़ी है। ये जो बड़े बड़े दफ्तर हैं विदेशी कंपनियों के, इनके लोगों में क्या मैसेज जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये कौन उपद्रवी हैं, ये क्या ही आगजनी कर रहे हैं बॉस? और हिंसा की वजह से जो तनाव है, उसकी वजह से धारा 144 लगानी पड़ी। इतनी एहतियात के बाद भी गुरुग्राम में 1-2 जगह तोड़फोड़ और आगजनी हो गई। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भीड़ ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। यहां करीब 200 से 300 की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने किसी तरह उन्हें खदेड़ा। बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में यह सब शुरू कैसे हुआ? पहले इसकी पूरी डिटेल सुनिए। हिंसा की शुरुआत नूह से हुई, जो हरियाणा का एक जिला है और गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जैसे जिलों से जुड़ा हुआ है। सोमवार को नूह में विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक यात्रा निकाल रहा था, जिसे ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पिछले 3 साल से निकाल रहे हैं, और उनका कहना है कि कभी बवाल नहीं हुआ।
लेकिन इस बार जब विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा निकाली तो यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। यारों, हम ये तो सुनते थे और देखते भी थे कि धार्मिक यात्राओं पर अक्सर पथराव किया जाता है। आप याद कीजिए ना, एक डेढ़ साल में कितनी शोभा यात्राओं पर पत्थर चलने की खबरें आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। तो इतना तो लोगों ने सुन रखा है, लेकिन पहली बार एक बड़ा ही विचित्र दावा किया जा रहा है। और दावा यह है कि सिर्फ पथराव नहीं हुआ, वहां पर गोलियां सिर्फ नहीं चली, वहां मोर्टार तक चलाया जा रहा था। सुनिए विश्व हिंदू परिषद क्या आरोप लगा रहा है, क्या दावा कर रहा है। वहां पर यात्रा जैसे ही प्रारंभ होती है उसके 15 मिनट के अंदर ही उस यात्रा पर हमला कर दिया जाता है। पत्थर फेंके जाते हैं, छतों से पेट्रोल बम फेंका जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और यहां तक कि मोर्टार भी दागी गई। पुलिस वाले भाग गए। छतों से पत्थर फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, गोलियां चल गईं, ये सब तो सबने सुना था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग दावा कर रहे हैं कि भैया मोर्टार चल गया और पुलिस को भागना पड़ गया। अब ये सब चीजें कहां से आ गईं? हर बार कैसे ऐसी कोई यात्रा गुजरती है तो पत्थर आ जाते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि उनकी यात्रा पर सिर्फ पथराव नहीं हो रहा था, वहां पर गोलियां चली, मोर्टार से हमला हुआ, पेट्रोल बम से हमला हो रहा था, चारों तरफ से उन्हें बाकायदा घेर लिया गया था। यह विश्व हिंदू परिषद का दावा है। यह सब यात्रा निकलने के 15 मिनट के बाद ही होने लगा, यह भी कहा जा रहा है। नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर से यात्रा निकलनी थी। सुबह के 10 बज रहे होंगे। श्रद्धालु और बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया। दोपहर करीब 1:30 बजे नूह के नल्हड़ मंदिर से यात्रा निकल गई। यात्रा 4 किलोमीटर आगे निकली थी, तभी करीब 2 बजे यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। यात्रा में सैकड़ों वाहन शामिल थे। यात्रा पर पथराव होते ही वहां तनाव फैल गया। यात्रा में शामिल लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। उपद्रवियों ने रास्ते में खड़ी करीब 90 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पथराव के साथ गोलियां भी चलने लगी। करीब 2:45 बजे नूह के साइबर थाने में आग लगा दी गई। उसके बाद थाने के बाद अनाज मंडी में घरों और दुकानों को निशाना बनाया। शाम करीब 7 बजते बजते तब जाकर स्थिति काबू में आई। जहां से यात्रा शुरू हुई, जहां हिंसा भड़की, वहां से आपको आज सुबह की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। फिर आगे क्या क्या जानकारी और निकल कर आई है वो बताओ। इस वक्त हम उस सड़क पे खड़े हैं जहां से कल ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा को निकलना था और यहां से यात्रा पूरे धूमधाम से निकल रही थी। यह जगह सीधा नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ जाती है, जहां से हजारों की संख्या में भक्त जो है उस यात्रा में शामिल होकर यहां से नाचते गाते आगे चल रहे थे। यात्रा यहां से महज 4 किलोमीटर आगे पहुंचती है नल्हड़ मोड़ पर, जहां से उसको अलवर रोड की तरफ जाना था और वहीं नल्हड़ मोड़ पर उस यात्रा में एकदम से हंगामा शुरू हुआ, एकदम से पथराव हुआ। जो यात्रा में चल रहे लोग थे वो एकदम तितर बितर हुए और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। और उसके बाद जो वहां से आग लगनी शुरू हुई वो यहाँ इस रोड तक भी आ गए और नल्हड़ महादेव मंदिर के पास जो गाड़ियां थी भक्तों की उनमें आगजनी कर दी गई। मेवात नूह का यही नल्हड़ महादेव मंदिर है जहां से कल एक विशाल यात्रा जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा यहां से निकल रही थी, जो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में थी और जहां पे हजारों लोग झूमते गाते हुए यात्रा से निकल रहे थे। इस मंदिर परिसर से करीब हजारों की संख्या में लोग यहां से जब आगे बढ़े हैं तो 4 किलोमीटर दूर जाके ही जब नल्हड़ मोड़ पे पहुंची यात्रा, उस दौरान पत्थरबाजी हुई। नल्हड़ महादेव मंदिर से जब जलाभिषेक यात्रा आगे बढ़ रही थी तो इस रूट से आ रही थी और यह रूट नल्हड़ महादेव मंदिर से करीब 4 किलोमीटर दूर है और यह नल्हड़ मोड़ है। यहां से यात्रा को आगे अलवर रोड की तरफ जाना था। इस तरफ जो यात्रा है वो मुड़ गई थी अलवर मोड़ की तरफ। अचानक जब इस जगह पे पहुंची यात्रा, पथराव यहां पे शुरू हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये वही मंदिर है जिस पर हमले का दावा बीएचपी कर रही है। जरा उसकी तस्वीर भी दिखाइए। उस मंदिर के बारे में भी ये वो मंदिर है। आरोप के मुताबिक जिस समय हमला हुआ उस समय मंदिर में 3000 लोग मौजूद। हमलावरों ने पहाड़ियों से मंदिर पर हमला किया। पहाड़ी से ही गोलियों से हमला किया गया। बीएचपी का दावा है कि गोलीबारी में 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है। मंदिर पर हमला करने के बाद हमलावर पहाड़ियों के रास्ते से ही फरार हो गए, यह भी कहा जा रहा है। लगभग 3000 लोग नल्हड़ महादेव के मंदिर में थे। महिलाएं थी, बच्चे थे, वृद्ध थे,
कार्यकर्ता भी थे। तभी सामने से एक मुसलमानों की भीड़ आती है। नल्हड़ महादेव मंदिर का सीन आप लोगों ने देखा होगा, दिखाया होगा। 3 तरफ पहाड़ियां हैं, एक ही तरफ रास्ता है, वही प्लेन जगह है, और वहां जहां बसें खड़ी थी, कारें खड़ी थी। एक भीड़ आती है मुसलमानों की और वो सारी बसें और कारें जला देते हैं। विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं उनके अंदर, क्योंकि पेट्रोल टैंक फटते हैं। उसके बाद गोलियां चलानी शुरू करते हैं। मेरे सामने ही मेरे 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी। आपको यह ध्यान रखना होगा कि हरियाणा के जिस नूह जिले में हिंसा भड़की, उस नूह में करीब करीब 79.2% मुस्लिम आबादी और 20% हिंदू आबादी। नूह में 2022 में हुए नगर निगम चुनाव में कुल 56 बूथ में से 23 बेहद संवेदनशील बूथ घोषित किए गए थे और 22 संवेदनशील। हरियाणा का नूह साइबर क्राइम के लिए भी बहुत कुख्यात है। इसी साल अप्रैल महीने में 102 सदस्यों की पुलिस टीम ने जिले के 320 लोकेशन पर रेड की और 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। रेड के दौरान 166 फेक आधार कार्ड मिले थे। साल 2022 में करीब 100 करोड़ की साइबर फ्रॉड की बात सामने आई थी, जिसमें कुल 28,000 लोग पीड़ित थे। फ्रॉड के आरोपियों का कनेक्शन नूह जिले से ही बताया गया, यानी यह इलाका अपराधी और उपद्रवी तत्वों का गढ़ माना जाता है। और यह नूह में सोमवार की तस्वीरों से लोगों को दिख भी गया। नूह में जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें बेहद डरावनी। नूह में लोगों के घरों, दुकानों पर हमला हुआ, पत्थरबाजी की गई। तस्वीरें आपको नूह के मेन मार्केट की और उसके आसपास के इलाकों की दिखा रहा हूं। जली हुई दुकानें, जली हुई गाड़ियां, घरों के टूटे हुए गेट चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहां कितने बड़े पैमाने पर उत्पात मचा है। नूह के मेन मार्केट में ही एक मंदिर भी है। उपद्रवियों ने मंदिर पर भी हमला किया। मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का आरोप है। पुजारी की बाइक को आग लगाने का आरोप है। देखिए वहां से यह रिपोर्ट, जिसमें पुजारी खुद बता रहे हैं कि कैसे 2 से 2,500 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। इस वक्त हम नूह के मेन मार्केट में मौजूद है। जब यहाँ हिंसा भड़की तो इस मार्केट को भी निशाना बनाया गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, बताया ये जा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जब उपद्रवी आए यहाँ पर तो उन्होंने मंदिर को भी निशाना बनाया। हमारे साथ इस वक्त उस मंदिर के जो पुजारी हैं वो मौजूद हैं। सर, कितने बजे के आसपास का इंसिडेंट होगा, क्या कुछ हुआ था? ये 1 बजे से 2-2:30 बजे के बीच की बातें हैं। करीबन 2-2.5 हज़ार इंसान आया यहाँ, उन्होंने दंगा मचाया। दंगा मचाने के बाद में हम तख्त के ऊपर बैठे थे। उन्होंने कहा मंदिर को तोड़ दो, पुजारी को पीट दो। तो वहाँ लेकर के मेरी बाइक लेकर के उन्होंने तोड़ दिया। मंदिर को तोड़-फोड़ की है, दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद में हमको घेर लिया उन लोगों ने। उन लोगों ने घेरने के बाद में हमसे भी हाथापाई करी। हाथापाई करने के बाद में यहाँ से कुछ लोग गए, वो लोग हमको निकाल करके बाहर ले आए। और बाहर लेने के बाद में ये देखिए, ये हमारी बाइक पड़ी है यहाँ, इस बाइक को भी उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, ये बाइक आपकी है? ये बाइक हमारी है। एक बाइक को भी तोड़ दिया। बाइक को तोड़ने के बाद में हमको धोल थप्पड़ करके हमको इसमें आग भी लगा दी। इसमें आग भी लगा दी। आग लगाने के बाद मंदिर में तोड़ा पहाड़ी करी है, इधर भी तोड़ा है, ताला भी तोड़ा है। ये ईंट पत्थर पड़े हैं यहाँ सारे। अच्छा, ये ईंट पत्थर जो है, ईंट पत्थर पड़े हैं, ये सारे तोड़ दिए। और ये इधर वाला जो गेट है मंदिर का, ये सारा तोड़ दिया। ये सारा तोड़ दिया इन लोगों ने। ये देखिए सारा, ये सब तोड़ फोड़ इन लोगों ने की है। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ पे थे? कैसे आप बचे, कैसे आप निकले वहाँ से? यहाँ से ये जो तख्त रखे हैं यहाँ, ये इधर देखिए। हाँ। ये तख्त पड़े, हम यहाँ बैठे थे दिन में आराम से। अच्छा, यहाँ बैठने के बाद में ये जो पीपल खड़ा है, यहाँ से उन्होंने कहा मंदिर को तोड़ दो, मंदिर को तोड़ दो, इनको मार दो, पीट दो, कुछ भी करो। यहाँ बाहर ईंट पत्थर, यहाँ ईंट पत्थरों से हमारी ऊपर फेंके हैं ये ईंट पत्थर। बाइक तोड़ी है यहाँ हमारी, हम लोगों को। देश में कई बार शोभा यात्राओं पर हमले हुए और हर बार एक नैरेटिव ये आता है कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी वो जुमे को निकल रही थी, या उन्होंने मस्जिद के पास कुछ ऐसा लाउडस्पीकर बजा दिया वगैरह वगैरह, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। और हर बार ये पत्थर कहां से आते हैं, ये गाड़ियां जलाने के लिए पेट्रोल कहां से आता है, ये पेट्रोल बम क्या कोई लोग घर में बना के रखते हैं, क्या अचानक जरूरत पड़ी और अचानक निकाल कर आ जाते हैं। नूह में अलवर रोड पर अलवर अस्पताल को भी उपद्रवियों ने अपना निशाना बनाया। इसी अस्पताल में हिंसा में घायल लोगों का इलाज चल रहा था।
आप देखिए, जहां इलाज चल रहा है वहां भी हिंसा हुई। उपद्रवियों को जैसे ही जानकारी मिली कि अस्पताल पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी आरोपी। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में उपद्रवियों का उत्पात कैद हो गया। किस तरह से बेखौफ होकर ये लोग अस्पताल तक पर हमला कर रहे हैं, सीसीटीवी को भी तोड़ने की कोशिश की, यह भी दिखता है। इन तस्वीरों में 6 हमलावर दिखते हैं। ये सभी अपने चेहरे ढककर आए थे। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के बाद वहां क्या हाल है, हमारी टीम ने इसका भी जायजा लिया। अस्पताल से एक रिपोर्ट देखी। इस अस्पताल के अंदर घायल पुलिसकर्मियों को लाया गया था, जिनका इलाज चल रहा था, और कुछ जो लोग घायल हुए थे उनका यहाँ पे इलाज चल रहा था। उसी दौरान दंगाई भीड़ आई और अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पे की गई है। अस्पताल के जो कर्मचारी थे, जो इनके मालिक थे, वो खुद अपने को छुपाकर किसी तरीके से छत की तरफ गए और अपने को उन्होंने बचाया, लेकिन यहाँ जो लोग थे उनका इलाज यहाँ चल रहा था। यही कारण है कि यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई। यह अस्पताल परिसर आप देख रहे हैं, पूरा अस्पताल परिसर के अंदर तोड़फोड़ की गई है और जमकर तोड़फोड़ की गई है। ये यहाँ देखिए बेड है, इन बेड्स पे ही वो मरीज पड़े हुए थे जिनकी इस दंगे के दौरान चोट लग रही थी, उनका यहाँ इलाज चल रहा था और यहाँ पर ये तोड़फोड़ की गई है। ये बाहर का शटर है, ये शटर खुला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो दंगाई आए हैं उन्होंने इस शटर को बंद करने की कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन कुछ आए उन्होंने शटर उठाकर और यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कांच बिखरा हुआ है। और ये अंदर की तरफ देखें तो अंदर भी पूरा जो ग्लास का जो गेट है उसमें जमकर तोड़फोड़ की है। यानी दंगाइयों ने कल ना तो घर देखे, ना दुकानें देखी, ना अस्पताल देखे। चलिए, कोई 1 सेकंड के लिए, हालांकि हिंसा तो कोई भी जायज नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन कोई 1 सेकंड के लिए यह कह दे कि शोभा यात्रा निकल रही थी, किसी को गुस्सा आ गया, फलाना ढमकाना जो बातें कही जाती हैं, और पत्थर चल गए, आगजनी हो गई। अस्पताल में कौन जाके हिंसा करता है जी? वहां हिंसा हो गई, वहां जो घायल हैं उनको इलाज मिलना है और वहां भी जाके हिंसा हो रही है। कैसी विकृत मानसिकता है। कल नूह से फैली हिंसा सोहना तक पहुंच गई। सोहना में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। सोहना में भीड़ ने लोगों और घरों पर पथराव किया, दुकानों को लूटने की कोशिश हुई, कई दुकानों को तोड़ दिया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया, एटीएम तक को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोहना में शाम 5 बजे से हिंसा शुरू हुई और रात को 9 बजे तक उत्पात मचता रहा। वहां से एक रिपोर्ट देखी। हरियाणा के नूह से शुरू हुई नफरत की आग सोहना में जब पहुंची तो तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर हिंसा की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। ये दुकान जो है इसमें जमकर तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। आपसे जानना चाहेंगे सर, कितने बजे के आसपास ये शुरू हुआ था? ये 5 बजे के आसपास। 5 बजे के आसपास? हाँ। 5 से 5:30 के लोग आके यहाँ पे फायरिंग की उन्होंने और यहाँ पूरा जमावड़ा लगा हुआ था 5 बजे से लेके और रात को 9 बजे 9:30 बजे तक पूरा जमावड़ा। पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं आया, कोई भी पुलिस प्रशासन एक भी बंदा यहाँ नहीं था। इसमें आग लगाई जा रही थी, बिल्कुल हम लोग बेबस थे सर। बिल्कुल इन छतों के ऊपर से सर पत्थर चल रहे थे, इन छतों के ऊपर से ये पत्थर आपके सामने पड़े हुए, इधर हम लोग बेबस होके खड़े होके देख रहे थे। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और तमाम यहाँ 8-8, 10-10 साल के लड़के यहाँ से पत्थरबाजी कर रहे थे सर। इतने बड़े पैमाने पर अचानक हिंसा हो जाए ये समझना ही मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के संकेत सोशल मीडिया पर दिखे भी। सोशल मीडिया पर पहले से माहौल बन चुका था कि नूह में कुछ बड़ा होने वाला है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा था। यह सब हो रहा था कि मोनू मानेसर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर। यह मोनू मानेसर कौन है, उसका इतिहास क्या है, यह भी आपको बताता हूं। मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है और वो बजरंग दल का सदस्य है। गुरुग्राम के पास मानेसर से संबंध होने की वजह से इसका नाम मोनू मानेसर पड़ा। मोनू मानेसर नूह और मेवात के इलाकों में गोरक्षक के तौर पर जाना जाता है। मोनू मानेसर बजरंग दल के गोरक्षक दल का हरियाणा में अध्यक्ष भी। 2019 में गो तस्करों का पीछा करते समय मोनू मानेसर को गोली लग गई थी। मोनू मानेसर पर इसी साल फरवरी में भिवानी में 2 युवकों की हत्या का आरोप भी लगा। इस घटना के बाद मोनू मानेसर फरार चल रहा है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। मोनू मानेसर अक्सर सोशल मीडिया पर गोरक्षा के वीडियो और कई भड़काऊ बयान पोस्ट करता रहता है। दावा है कि कुछ दिन पहले मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और वीडियो में मोनू मानेसर ने लोगों से यात्रा में शामिल होने के लिए कहा था। और मोनू मानेसर ने इस वीडियो में क्या क्या कहा था, पहले एक बार इस वीडियो को सुनिए, फिर बताता हूं कि इसके बाद सोशल मीडिया पर क्या शुरू हुआ।
बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की। अब जो लोग सब कुछ मोनू मानेसर के सिर पर फोड़ रहे हैं कि वो आने वाला था इसलिए ये सब हो गया, इस वीडियो में तो उसने किसी हिंसा की बात नहीं की, इस वीडियो में इसने किसी और संप्रदाय की बात नहीं की। मोनू मानेसर कह रहा है कि भाई मेवात में एक ऐसी ऐसी यात्रा निकल रही है, सारे लोग आइए, शामिल होइए। मोनू मानेसर ने लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए कहा, खुद यात्रा में शामिल होने की बात कही, जिसके बाद दूसरी तरफ से मोनू को सोशल मीडिया पर ही धमकियां मिलनी शुरू हो गई। यह वही वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरिफ नाम का एक युवक मोनू को धमकी दे रहा है। आरिफ कह रहा है कि अगर मोनू मानेसर नू आया तो उसे अंजाम भुगतना होगा। सोशल मीडिया पर ही मोनू मानेसर ने अपना वीडियो डाला था और सोशल मीडिया पर ही आरिफ ने भी वीडियो डालकर धमकी दी। सोशल मीडिया पर चल रहे इस चैलेंज और धमकी से यही लग रहा है कि हिंसा की पहले से तैयारी होकर रखी गई। एक तरफ मोनू मानेसर था और दूसरी तरफ मोनू मानेसर के विरोधी, दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि मोनू मानेसर का ऐसा खुला चैलेंज देते हुए कि मैं तो आऊंगा ही, कोई रोक के दिखाए, ऐसा वीडियो अभी तक तो नहीं दिखा। लेकिन दूसरी तरफ से यह जरूर कहा जा रहा था कि अगर आएगा तो उसके लिए बुरी स्थिति हो। पूरा माहौल बन गया था कि मोनू मानेसर अगर नू गया तो बड़ा बवाल होगा। अब यहां समझने वाली बात है कि जितनी जानकारी अभी उपलब्ध है उसके मुताबिक मोनू मानेसर यात्रा में पहुंचा ही नहीं था। फिर भी हिंसा कैसे हुई, तो इसके दो मतलब है। या तो कोई अफवाह फैलाई गई होगी कि मोनू मानेसर यात्रा में है, और अगर यह अफवाह नहीं फैलाई गई तो दूसरा मतलब यह कि हिंसा होनी फिक्स थी। मोनू पहुंचे ना पहुंचे, हिंसा जिनको करनी थी, तैयारी थी तो कर दी हिंसा। यही बात हरियाणा सरकार कह रही है कि कोई साजिश हुई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या बोल रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नू में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। यानी साजिश वाला एंगल खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, और यह दिख भी रहा है कि हिंसा होना तय था, क्योंकि जिस मोनू मानेसर के नाम पर पूरा बवाल किया गया, उस मोनू मानेसर के खिलाफ काफी समय से लोगों को भड़काया जा रहा था, और इसमें कई लोग जुटे थे। एक नाम असदुद्दीन ओवैसी का भी है। इसी साल मार्च में ओवैसी ने मोनू मानेसर को लेकर क्या कहा था, आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि भीड़ के अंदर, लोगों के अंदर वहां पर मोनू मानेसर को लेकर इतना गुस्सा क्यों था। एक हरियाणा में एक बहुत बड़ा ये गौ रक्षकों का एक ग्रुप बन चुका है, उसका एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका है, वो उसके हाथ में हथियार है, लाइसेंस वेपन है। तो मोदी जी उससे कहते हैं कि तू मोनू डार्लिंग है मेरे लिए। इनके लिए मोनू डार्लिंग, और मोदी जी हम आपके डार्लिंग नहीं है क्या? जिसके हाथ में हथियार वो आपका डार्लिंग, जो गरीबों को पीटता है वो डार्लिंग, जो जुनैद और नसीर को मारता वो डार्लिंग। और हम क्या है मोदी जी बताइए आप? आपकी हरियाणा में आपकी सरकार और आपकी सरकार की तरफ से जुल्म और ज्यादती की जाती है। यानी मोनू मानेसर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे थे, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि लाइसेंसी हथियार है मोनू मानेसर के पास।
और फिर कहते हैं हथियार लेकर घूम रहे। उनको इस बात से भी आपत्ति है कि कुछ लोगों ने गोरक्षा दल क्यों बनाया हुआ है, और कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मोनू मानेसर को डार्लिंग कहते हैं। कब कह दिया डार्लिंग भाई? सवाल यह है कि अगर मोनू मानेसर नू जाता भी और यात्रा में शामिल भी होता तो क्या इससे किसी को यात्रा पर हमला करने की छूट मिल जाती है? आपको मोनू मानेसर नहीं पसंद है तो आप पत्थर चला देंगे, आप पेट्रोल बम फेंक देंगे, आप वहां गाड़ियों में आग लगा देंगे। इस देश में संविधान है, कानून है कि आपका हिसाब चलेगा बॉस, कि मोनू मानेसर पसंद नहीं है, यात्रा में आया तो पूरी यात्रा पे हमला हो जाएगा। तमाशा चल रहा है। हरियाणा पुलिस भी कह रही है कि हर बार यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलती थी और यही पुलिस थी जो यात्रा को पूरी सुरक्षा देती थी, लेकिन इस बार यात्रा पर हमला हो गया। तो इसकी वजह क्या है, इसकी जांच की जाए। हरियाणा पुलिस का पक्ष भी सुन लीजिए। ये जो है प्री प्लानिंग, ये सारे एक विश्लेषण, ये एक बार इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। एफआईआर दर्ज हो रही हैं, टीमें हमारी जो हैं अलग अलग 3 जिला पुलिस प्रमुखों के तहत इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई हैं। तो जांच के दौरान अगर कोई प्री प्लानिंग है या कोई कॉन्स्पिरेसी या कुछ भी है, आज की तारीख में कुछ भी कहना मेरे लिए एक एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं तय नहीं कर पाऊंगी, परंतु ऐसी कुछ भी परिस्थिति होती है, कोई भी इस तरह की आती है इन्वेस्टिगेशन में, तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगी इंटेलिजेंस फेलियर है, ठीक है। अगर जैसे वीडियो आया था, काफ़ी भड़काऊ वीडियो था, काउंटर वीडियो भी आया है, तो पुलिस ने दोनों पर इमीडिएटली एक्शन लिया था, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की थी। ऐसा नहीं कि यह यात्रा पहली बार हुई है, यात्राएं पहले भी हुई हैं और होती रही हैं और बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हुई हैं, और पहले भी यही फोर्स थी जो उसको पीसफुली करती थी। इस बार परिस्थिति क्यों बिगड़ी, एक जांच का विषय है, जिसके बाद ही कोई इस बारे में ओपिनियन कायम की जा सकती है। हरियाणा पुलिस अपनी सफाई दे रही है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहा है कि जब इतना संवेदनशील मामला था, एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी, तो पुलिस हिंसा को रोकने में फेल कैसे हो? अगर सोशल मीडिया पर धमकियां चल रही थी तो यह पुलिस को दिखा नहीं। इतनी तैयारी हो गई, पेट्रोल बम बन गया, पत्थर इकट्ठा हो गए, पुलिस की अपनी लोकल इंटेलिजेंस फेल थी। और यह मैं हर बार देख रहा हूं, देश के किसी भी हिस्से में शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर चल जाते हैं, हिंदू पिट जाते हैं, हंगामा हो जाता है, आगजनी हो जाती है, उसके बाद हिंसा भड़क जाती है और पुलिस जो है वो ये कहती है सब प्लानिंग थी। अरे भैया, प्लानिंग तुमने रोकी क्यों नहीं? ये ऐसे लोग जो हैं ये कैसे खुले में घूमते हैं और बाद में क्यों पकड़े जाते हैं? देखिए, 2 बातें चर्चा में। पहली बात यह कि या तो पुलिस उपद्रवियों के सामने बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी, या फिर दूसरी बात यह कि अगर पुलिस बेबस नहीं थी तो फिर उपद्रवियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? पुलिस को यह भी पता होगा कि यह संवेदनशील इलाका है। अगर उसे कोई गड़बड़ की आशंका थी और वो इसे संभालने में खुद को बेबस समझती तो उसे बाहर से फोर्स बुलवानी चाहिए थी, क्योंकि शोभा यात्रा की परमिशन तो आपने दी। आपको पता है संवेदनशील इलाका है, जहां आप चुनाव करते हैं तो वहां बूथों को अति संवेदनशील घोषित करना पड़ता है। वहां से शोभा यात्रा निकल रही थी और आपकी इतनी तैयारी नहीं थी कि 2-2.5 हजार की भीड़ वहां पर आकर जो शोभा यात्रा में लोग थे उन पर पत्थर चला के चली गई। एक मतलब यह भी निकलता है कि इस पूरे मामले को बहुत हल्के में लिया गया, जिसका नतीजा हिंसा के तौर पर दिखा है। लेकिन कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हर बार ऐसा कैसे होता है कि इस तरह के हमला करने वाली भीड़, उसके पास बड़ी संख्या में पत्थर आ जाते हैं, पेट्रोल बम आ जाता है, और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती हैं। हर बार यही पैटर्न दिखता है। और क्या हर बार प्रयास यही रहता है कि देश का माहौल बिगड़े, देश की अर्थव्यवस्था जो ऊंचाइयां छू रही है उसमें ब्रेक लगे? इन सारे विषयों पर सोचने की और गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। हरियाणा में जो उत्पात मचा वो तो आपको दिखाया। पाठशाला में कुछ दिन पहले मैंने आपको कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का एक बयान सुनवाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि सरकार के पास पैसे की तंगी है, इसलिए जनता से जुड़े विकास कार्य करना मुश्किल है। लेकिन जहां पॉकेट में पैसा नहीं है पब्लिक के काम के लिए, वहीं से इस बीच खबर आई कर्नाटक से कि कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कांसे की मूर्ति लगवाएगी और इस मूर्ति में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा, जिसके लिए बाकायदा टेंडर निकाल दिया गया है। अरे बॉस, जब सरकार के पास जनता के लिए पैसा नहीं है, वहां आप कह रहे हैं कि कैसे पैसा दें, हमने तो चुनावी वादा किया था उसमें सब पैसा लग जा रहा है, विकास कार्य करना मुश्किल हो गया है।
तो राजीव गांधी की मूर्ति लगाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? भले ही मूर्ति की लागत 1 करोड़ हो, लेकिन जब सरकार के पास पैसों की तंगी चल रही है तो इस 1 करोड़ रुपए के आसपास की जो भी रकम लगेगी वो मूर्ति पे खर्च होनी चाहिए कि पब्लिक पे खर्च होनी चाहिए? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बेंगलुरु के जिस इलाके में यह मूर्ति लगाने की बात हो रही है उसके नजदीक ही राजीव गांधी की पहले से एक मूर्ति लगी हुई है। अब अगर यह मान लेते हैं कि कर्नाटक सरकार यह खर्चा पार्टी हाईकमान को खुश करने के लिए कर रही है तो अपने पर्सनल अकाउंट से करो ना जी। खुद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर विधायक हैं, उनके लिए 1 करोड़ रुपया क्या चीज है? अगर पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी को इतना ही याद करना है, जहां मूर्ति लगी है उसके पास एक और मूर्ति लगानी है, तो इसका खर्चा अपनी जेब से पैसा देकर लगवाएं। कमाल की बात है, जनता के लिए फंड की कमी है और अपने नेता की मूर्ति लगवाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। कुछ दिन पहले डीके शिवकुमार ने क्या कहा था आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मूर्ति के लिए कर्नाटक सरकार कितनी जल्दी में है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। बेंगलुरु में शेषाद्रीपुरम जंक्शन पर राजीव गांधी की कांसे की प्रतिमा लगाने के लिए बेंगलुरु नगर निगम ने टेंडर जारी किया। इसके लिए बीबीएमपी यानी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने 28 जुलाई को स्थानीय अखबारों में विज्ञापन दिया। तो विज्ञापन देने में पैसा अलग खर्च हुआ होगा। कांसे की यह मूर्ति 7 मीटर यानी करीब 23 फीट ऊंची होगी और इसका वजन करीब 800 किलो होगा। मूर्ति की लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपए के करीब आकी गई है। यह बेंगलुरु की 5वीं सबसे महंगी मूर्ति होगी। हालांकि इस सड़क पर राजीव गांधी की पहले से ही एक मूर्ति लगी हुई है, लेकिन वो कंक्रीट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के मटेरियल से बनी है, इसलिए इस बार कांसे की मूर्ति लगाई जाएगी। कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के जिस इलाके में यह मूर्ति लगाना चाहती है वहां पिछले कुछ वर्षों से रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार इस मौके का पूरा लाभ लेते हुए वहां अपने नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति लगाना चाहती है। यह वही कांग्रेस की सरकार है जो कुछ दिन पहले तक फंड की कमी की मजबूरियां गिना रही थी। कुछ दिन पहले 27 जुलाई को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कह दिया कि इस साल कांग्रेस की सरकार राज्य में विकास नहीं कर सकती क्योंकि वित्तीय समस्या है, और यह वित्तीय समस्या इसलिए है क्योंकि सरकार को चुनाव में दी गई 5 गारंटी पूरी करनी है, यानी फ्री वाले चुनावी वादों को पूरा करने के लिए फंड का इस्तेमाल पूरे राज्य के विकास पर नहीं हो पाएगा। डीके शिवकुमार ने यह माना कि पैसों की तंगी की वजह से कुछ विधायकों को समस्या है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम नहीं करवा पा रहे। डीके शिवकुमार ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा था कि विधायकों को समझना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वित्तीय मुद्दे हैं, हमें अपने चुनावी गारंटी को लागू करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग से निकालने हों। एक बार फिर से उनका बयान सुनवाता हूं और फिर आप सोचिए कि जिसके पास इतने पैसे की कमी हो क्या वो मूर्ति पर पैसे खर्च करेगा? ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮು ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಭಾಳ ಆಸೆರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು 10 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार विधायकों से कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, पैसा नहीं अभी विकास का काम करना। अरे बॉस, तो थोड़ा धैर्य आप भी रख लेते, राजीव गांधी जी की मूर्ति बाद में लगा लेते। नहीं, राजीव गांधी जी की मूर्ति अभी लगेगी, पैसा है नहीं है जो भी। अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए बहुत मामूली रकम, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो बड़ी रकम है। अगर कांग्रेस सरकार को मूर्ति लगाकर अपने हाईकमान को खुश करना भी है तो इसमें अपनी जेब से पैसा लगा सकते थे, लेकिन वो डीके शिवकुमार जिनकी खुद की संपत्ति 1413 करोड़ रुपए है और 44% की स्पीड से बढ़ रही है, उनका खुद का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम भी है, वो भी अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहे। टेंडर निकला। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जो कर रही है वही हाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार का है। आपको याद होगा कि केजरीवाल सरकार रैपिड रेल के प्रोजेक्ट के लिए अपनी तरफ से पैसा देने को लटका रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर विज्ञापन के लिए 3 साल में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा सकते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी योगदान दिया जा सकता है।
आप इनके विज्ञापन का खर्च देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था। दिल्ली सरकार 3 साल में 1073 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर चुकी है, जबकि आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो पब्लिक का प्रोजेक्ट है, रैपिड रेल वाला, उसमें मात्र 415 करोड़ रुपए देने थे, तो कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कह दिया था कि या तो आप पैसा जमा कीजिए या तो हम आपका विज्ञापन बजट अटैच कर देंगे, यानी जो विज्ञापन बजट का पैसा है वो उधर आरआरटीएस के प्रोजेक्ट में दे देंगे। इसके बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वो पैसा जमा कर देंगे, उन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त दिया जाए पैसा जमा करने के। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी और दिल्ली सरकार से कहा था कि आपको जो पेमेंट था उसके लिए पहले ही बहुत वक्त दिया जा चुका बॉस। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार 415 करोड़ रुपए 2 महीने के अंदर आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए जमा करे। अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने प्रचार पर पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे थे उसके आंकड़े भी आपको बताता हूं। साल 2021-22 में केजरीवाल सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट आयोजित किया। इस आयोजन के मीडिया कैंपेन के लिए केजरीवाल सरकार ने 77 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा का बजट अलॉट किया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में प्रचार के लिए 62 करोड़ 51 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की। प्रिंट मीडिया पर 5 करोड़ 89 लाख रुपए का खर्च कर दिया। आउटडोर मीडिया यानी पोस्टर बैनर के प्रचार में 8 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट के प्रचार और आयोजन में कुल 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी प्रचार के लिए पैसा है, पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं। वहां मूर्ति के लिए पैसा है लेकिन पब्लिक के लिए पैसा नहीं। अब ये नेता इतिहास में अमर होंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इंसान कभी अमर हो सकता है? पाठशाला में अब 46,000 साल बाद जागे उस कीड़े का चैप्टर जिसके बारे में दावा है कि वो इंसान को अमर बना सकता है। क्या इंसान अमर हो सकता है? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में उत्तर पूर्वी आर्कटिक की बर्फीली सतह से नीचे 46,000 साल से दबे जीवों को फिर से जिंदा किया है, यानी उन्हें एक तरह से जगा दिया है। ये जीव उस दौर के हैं जब पृथ्वी पर वूलन मैमथ यानी बालों वाले हाथी, विशाल बारहसिंगा जैसे जानवर जब घूमते थे ना, तब के ये जीव। हालांकि ये बड़े बड़े जानवर तो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, लेकिन उस दौर के कुछ जीव बर्फ में गहरी नींद में सो गए, जिसे क्रिप्टोबायोसिस स्टेट कहते हैं कि ये क्रिप्टोबायोसिस स्टेट में चले गए, बहुत गहरी नींद में। इस स्टेट के बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब हजारों साल बाद गहरी नींद में सोए इन जीवों को बर्फ से बाहर निकाला गया और वैज्ञानिकों ने लैब में इन्हें पानी और खाना दिया, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि ये कीड़े नींद से जाग गए और इधर उधर टहलने लगे। इन जीवों को करीब 131 फीट की गहराई तक खुदाई करने के बाद बाहर निकाला गया। साइबेरिया में जिस जगह से ये जीव मिले हैं, वैज्ञानिकों को उस जगह के पौधों की रेडियो कार्बन डेटिंग यानी पौधों की उम्र का पता लगाने की तकनीक का इस्तेमाल करने पर पता चला कि जमीन के नीचे दबे ये जीव 1-2 हजार साल नहीं बल्कि करीब 46,000 साल पुराने। जबकि अब तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि ये जीव गहरी नींद वाली अवस्था में 40 साल से कम समय तक ही जीवित रह सकते। कहां 40 साल और कहां 46,000 साल से ये लोग जीवित हैं। अब आपको बताता हूं कि क्रिप्टोबायोसिस स्टेट क्या होती है, जिसकी वजह से ये साइबेरिया में बर्फ के नीचे हजारों साल से दबे रहने के बावजूद जिंदा है। क्रिप्टोबायोसिस स्टेट यानी एक तरह की गहरी नींद, जिसमें आने के बाद कोई भी जीव पानी या ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है। वो उच्च तापमान, बहुत ज्यादा ठंड या किसी भी खराब परिस्थिति का सामना कर लेता है। इस हालत में जीव मौत और जिंदगी के बीच की स्थिति में गहरी नींद में सो जाते हैं, जिससे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी किसी भी इंसान या जीव के शरीर में जिंदा रहने के लिए होने वाली एक्टिविटी इस हद तक कम हो जाती है कि उसका पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरह से शरीर का सिस्टम शट डाउन हो जाता है या स्लीप मोड में चला जाता है, लेकिन सिस्टम खराब नहीं होता। नहीं होता आपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल दिया, फिर ऐसे ऐसे माउस हिलाए तो आ जाता है, वैसे ये लोग स्लीप मोड में थे, अब फिर से जाग गए। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रिप्टोबायोसिस स्टेट को हासिल करने पर कोई भी जीव जब चाहे अपना जीवन रोक सकता है और फिर जब चाहे उसे फिर से शुरू कर सकता है। अब वैज्ञानिक इन जीवों पर रिसर्च करके यह पता लगाएंगे कि क्या इंसान भी
इसी तरह से हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। 46,000 साल पुराने जीव को फिर से जिंदा करने और इसकी रिसर्च से जुड़े एक वैज्ञानिक का कहना है कि इन जीवों को देखकर उनका विश्लेषण करके हम शायद कंजर्वेशन बायोलॉजी पर काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसी प्रजातियों को बचाने की कोशिश की जा सकती है जिनका अस्तित्व खतरे में। हम ये जान सकते हैं कि किसी जीव को एक्सट्रीम कंडीशन से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। साइबेरिया में बर्फ के नीचे दबे जीवों पर हुई इस रिसर्च से जो सामने आया है उससे विज्ञान जगत भी हैरान है। सालों तक स्लीप मोड में यानी सोई हुई अवस्था में रहने वाले इन जीवों को इंसानों से जोड़कर देखा जा रहा है। साइंटिस्ट इस चीज की भी जांच कर रहे हैं कि इस जीव ने सदियों तक जिंदा रहने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, क्या किसी भी तरह से इंसान भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके अमर हो सकता है? भाई वो अगर जिंदा रह गए, वो टेक्निक क्या इंसान पर हो सकती है कि वो भी डीप स्लीप मोड में चला जाए और फिर एक वक्त पर जागे? हालांकि ये पहली रिसर्च नहीं है। इससे पहले गूगल के पूर्व कंप्यूटर वैज्ञानिक रे कुर्जवील तो इंसानों के अमर होने का दावा तक कर चुके हैं। रे कुर्जवील का दावा था कि 2030 तक नैनो बोट्स की मदद से इंसान अमर हो जाए। दरअसल नैनो बोट्स बहुत छोटे छोटे रोबोट्स हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से देख भी नहीं पाए। नैनो बोट्स का साइज 50 से 100 नैनोमीटर होता है। ये इतने छोटे होते हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए कि जिस कागज का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मोटाई करीब 1 लाख नैनोमीटर होती है। तो सोचिए ये उससे भी छोटे हैं। गूगल के पूर्व कंप्यूटर वैज्ञानिक रे कुर्जवील का दावा है कि नैनो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इतना विकास हो चुका है कि जल्द ही ये नैनो बोट्स इंसानों की नसों में दौड़ेंगे। ये नैनो बोट्स ऐसी तकनीक से लैस होंगे कि उम्र बढ़ने और बीमारी दूर करने में मदद करेंगे। इंसान के शरीर में मौजूद नैनो बोट्स शरीर के अंदर आने वाले भोजन से सटीक पोषक तत्वों को निकाल लेंगे और किसी इंसान के शरीर में मौजूद अपने नेटवर्क के जरिए जरूरी पोषक तत्वों और सप्लीमेंट्स की मांग करें। मतलब आपके रगों में एक रोबोट दौड़ता रहेगा जो जरूरी चीज निकालेगा, ढंग की चीज निकालेगा और क्या और चाहिए यह भी बताएगा। 75 साल के कंप्यूटर वैज्ञानिक रे कुर्जवील अब तक इस तरह की 147 भविष्यवाणियां कर चुके हैं और इनमें से करीब 86% भविष्यवाणियां सही साबित हुई। 1990 में उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि साल 2000 तक कंप्यूटर शतरंज में इंसान को हरा देगा और ऐसा हुआ भी। भविष्यवाणियों के अलावा इंसानों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के जरिए भी दोबारा जिंदगी देने को लेकर कामयाबी मिल चुकी। साल 2018 में अमेरिका के येल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक मरे हुए सुअर के दिमाग को फिर से जिंदा किया गया। डॉक्टर्स ने 36 घंटे तक मरे हुए सुअर के दिमाग को जिंदा रखा। एक्सपेरिमेंट में मशीन के जरिए लगातार आर्टिफिशियल ब्लड सुअर के ब्रेन में सप्लाई किया और इसके बाद साइंटिस्ट ने जाना कि सुअर का दिमाग फिर से काम करने लग गया। वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं कि सुअर पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका फायदा जल्द से जल्द इंसान को ट्रांसफर किया जा सके। मतलब इंसान के साथ भी ये किया जा सके कि कोई मर गया तो उसको फिर से जिंदा कर दे। अगर ऐसा हो गया तो सांस थमने के बाद यानी मरने के बाद भी इंसान के लिए फिर से जिंदा होने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये सारे प्रयोग चल रहे हैं, हो सकता है इनमें वक्त लगे, लेकिन एक वक्त रहा होगा जब प्लेन को लेकर भी लोग सोचते होंगे कि कभी प्लेन उड़ेगा क्या, रॉकेट कभी चांद तक जाएगा क्या। आज हो रहा है, हो सकता है कल को इंसान फिर से मरकर जिंदा हो सके या कौन जानता है अमर हो जाए।